हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। सबसे पहले समझते हैं पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग इज सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट वेयर पावर इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिफरेंट ऑर्गन लेवल्स एंड सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप टू इंश्योर स्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग का मतलब है कि सत्ता को किसी व्यक्ति या एक पार्टी के हाथों में न देकर अलग अलग लोगों या समूह में बांट देना। जब किसी देश में अलग अलग भाषा के, धर्म के या फिर संस्कृति के लोग होते हैं तो वहाँ पर हम सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। इससे झगड़े कम होते हैं और देश शांत रहता है। यही चीज़ हम इस लेसन में सीखेंगे। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, इथेनिक। इथेनिक का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी धर्म को, भाषा को या फिर पर्टिकुलर किसी जाति के लोगों के ग्रुप से। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सिखों का। सिख भाई जो पगड़ी पहनते हैं, गुरबानी गाते हैं और लंगर चलाते हैं, उनकी ये सभी चीज़ें इथेनिक आइडेंटिटी है। अगर कोई व्यक्ति सिख दिल्ली में रहे, भारत के किसी भी राज्य में या फिर देश से बाहर, वो एक इथेनिक ग्रुप में आएगा, सिख कहेगा अपने आप को। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग समझते हैं। पावर शेयरिंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये सभी हमारे भारत सरकार के अंग है। देखिए यहाँ पर लेवल की बात की गई थी, ठीक है। यही वो भारत सरकार के 3 अंग है जिसे हम अलग अलग प्रकार से पावर को शेयर करते हैं। लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाता है, और एग्जीक्यूटिव उसका पालना करता है, पालना करवाता है, और जुडिशरी उस पर फैसले देता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे वोट देने का अधिकार, उसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए और वोट देने के लिए क्या अधिकार होने चाहिए, वो लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन उसका पालन करवाता है। और मुझे अगर चुनाव से संबंधित मुझे अगर अपने वोट देने का अधिकार नहीं मिल पाता तो मैं जुडिशरी की शरण में जा सकता हूँ। इस प्रकार से भारत सरकार के तीनों अंग सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं पावर शेयरिंग का। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग। 3 प्रकार के यहाँ पर बात की गई है, सोशल बेनिफिट, पॉलिटिकल बेनिफिट और इकोनॉमिक बेनिफिट। आइए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले सोशल बेनिफिट, इट स्टॉप टेंशन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। यह लोगों के बीच में तनाव को कम करता है, अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच में। इट इंश्योर सोशल हार्मनी, यह लोगों के बीच में आपसी भाई सद्भाव को भी बढ़ाता है। स्ट्रेंथनेस नेशनल यूनिटी एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, राष्ट्रीय एकता को ताकत भी देता है और लड़ाई झगड़ों को कम करता है। इसके बाद हम सीखते हैं पॉलिटिकल बेनिफिट। राजनीतिक रूप से क्या फ़ायदे होते हैं। यह हमारे डेमोक्रेसी की ताकत है, स्ट्रेंथनेस डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यहाँ पर राजनीतिक रूप से यह कहा गया है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना और सत्ता का बंटवारा करना, जहाँ आपसी गृह युद्ध को बढ़ने से भी रोकती है। रिड्यूस रिस्क ऑफ सिविल वॉर एंड प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यू, और यह हमारे लोकतंत्र के मूल्य के लिए भी जरूरी होता है। इसके बाद हम सीखते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट। स्टॉप वन ग्रुप फ्रॉम द मोनोपोलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए आर्थिक लाभ यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी समूह प्राकृतिक संसाधन जैसे कि खनिज, जंगल, जमीन, उस पर पूर्ण रूप से एक अधिकार न कर ले। जब सबकी हिस्सेदारी होगी तो संसाधन सभी को मिलते हैं। बूस्ट लोकल डेवलपमेंट, यहाँ पर लोकल डेवलपमेंट का मतलब है यानी कि स्थानीय सरकार, जैसे कि पंचायत के पास सत्ता होगी तो वो अपने इलाकों में सड़क, स्कूल या अस्पताल खुद ही बनवा सकती है। तीसरा आता है दीज गिव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस फील सेव द होल्ड ऑफिस एंड फैक्ट्रीज विच क्रिएट थाउजेंड ऑफ जॉब्स। देखिए यहाँ पर अगर इन्वेस्टर्स को अगर भरोसा मिलता है
कि हमारा देश सुरक्षित है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तो वो यहाँ पर फैक्ट्री लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जिस देश में शांति होगी, स्थिरता होगी, तो वहाँ पर वो इस प्रकार से ऑफिस लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो ये थे इसके सामाजिक फायदे। इसके बाद हम सीखेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम, देखिए बेल्जियम की अगर हम बात करें तो पूरे देश में जनसंख्या सबसे अधिक 59% डच भाषा बोलने वाले हैं। फ्लैमिश रीजन के अंदर डच भाषा बोलने वाले 59% है। और वहीं पर अगर हम कैपिटल ब्रूसलेस की बात करें तो केवल वहाँ पर 20% लोग हैं जो डच भाषा बोलते हैं। वहीं पर वेलोनिया की बात करते हैं, वहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% है। और वहीं कैपिटल अगर ब्रूसलेस की बात करें तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले 80% हो गए। यहाँ पर हमें एक बड़ा गैप देखने को मिलता है भाषा के आधार पर। पूरे देश में डच बहुमत में है 59%, लेकिन राजधानी में डच अल्पसंख्यक है 20%। उल्टा पूरे देश में फ्रेंच अल्पसंख्यक है 40%, लेकिन कैपिटल में फ्रेंच बहुमत में है 80%, 80%। और एक और बात, बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा पावरफुल और रिच हैं, वहीं पर डच बोलने वाले गरीब माने जाते थे। यह एक बड़ी उलझन बनी हुई थी, लेकिन बेल्जियम ने इसका बड़ी समझदारी से पावर शेयरिंग का एक मॉडल बनाया। इसे हम डिटेल में आगे समझेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में देखिए लगभग अबाउट 2.2 करोड़ पीपल लोग हैं, लगभग उतने ही जितने हमारे हरियाणा के अंदर। भाषा यहाँ पर सिंहली भाषा बोली जाती है। 74% जो लोग ज़्यादातर बुद्धिस्ट है यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले। तमिल बोलने वाले लोग 18% हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हैं। इन तमिल स्पीकर को यानी कि तमिल भाषा बोलने वाले भी इसके दो सब ग्रुप डिवाइड किए गए हैं। पहला है तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री श्रीलंकन तमिल, जो कि 30% है, और शेष बचे हुए इंडियन तमिल जो 5% है। बाकी के जो 7% जो लोग हैं वो क्रिश्चियन है, जो सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में बहुमत सिंहली भाषा का है। अगर बहुमत वाला समुदाय दोनों का दमन करने लगे तो वहां पर गृह युद्ध हो सकता है, और यह हुआ भी था। हम आगे देखेंगे इसमें कि दोनों ने किस प्रकार से पावर शेयरिंग करी और किसको क्या फ़ायदा और नुकसान हुआ। आगे हम पढ़ते हैं मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। When the majority communities force its will on the entire country, ignore the interest or just demand of minority group। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद का मतलब है देश की बहुसंख्य समुदाय यानी कि सिंहली ने अपनी इच्छा को पूरे देश पर थोप दिया, और अल्पसंख्यक जो समुदाय थे यानी कि जो तमिल थे उनकी मांगों को अनदेखा किया यानी इग्नोर करा। Years of independence 1948 from the British rule। श्रीलंका को 1948 में ब्रिटिशों के द्वारा आज़ादी मिली, और 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें सिंहली बिकेम द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। यानी कि 1956 में कानून बना गया। इस साल ये कानून बनाया गया जिसमें सिंहली भाषा को श्रीलंका की एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। इस कानून के बाद क्या हुआ, तमिल भाषा को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। सरकारी अदालतें, स्कूल और परीक्षा में तमिल का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। सरकारी नौकरी, विश्वविद्यालय में और जो प्रमोशन होते हैं वहाँ पर सभी में सिंहली को प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी दी गई। तमिल भाषा और संस्कृति को इग्नोर किया गया। तो दोस्तों लाइन हमें श्रीलंका और तमिल के सिंहली सरकार के बीच के संघर्ष की कहानी बताती है। इसे हम स्टेप बाय समझते हैं। These led to lack of trust, give birth to violence। 1918's political organization rose and location North and East Sri Lanka demand separate Tamil Elam, result conflict, civil war,
फाइनली द सिविल वॉर एंडेड इन 2009। ये कुछ वो पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि लैक ऑफ ट्रस्ट गिव बर्थ टू वायलेंस, यानी कि अविश्वास ने एक हिंसा को जन्म लिया। हिंसा पहले से चली आ रही थी और अविश्वास के चलते नागरिकों के कई मुद्दे थे जो धीरे धीरे एक हिंसा का रूप ले लिया। 1980 में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रूल, यानी कि 1980 में संघर्षों ने एक संगठित रूप ले लिया था और ज़्यादातर ये श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी इलाकों में था, क्योंकि वहाँ पर तमिलों की संख्या अधिक थी। उनकी डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट तमिल ईलम, यानी कि अलग राज्य तमिल ईलम, एक अलग राज्य जिसे वे खुद का स्वतंत्र राज्य चाहते थे। परिणाम क्या हुआ? जब उनकी मांगों को ठुकराया गया तो उसके चलते यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वार हुए, जिसकी समाप्ति लगभग 2009 में 26 साल तक चले इस युद्ध के गृह युद्ध के बाद 2009 में ये समाप्त हुआ। श्रीलंका सेना ने LTTE को हरा दिया और पूरे देश पर नियंत्रण कर लिया। अकोमोडेशन इन बेल्जियम ने किस प्रकार से बुद्धिमानी से एक पावर शेयरिंग की जिससे वहाँ के नागरिक ठीक प्रकार से रह सके। समान प्रतिनिधि, केंद्र सरकार ने डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन, द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार में डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या इक्वल रखी गई। स्टेट पावर, द स्टेट गवर्नमेंट वर गिवन मोर पावर एंड वर नॉट मेड सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्यों की शक्तियाँ, राज्यों को अधिक शक्तियाँ दी गई, उन्हें केंद्र सरकार के अधीन नहीं बनाया गया। यहाँ पर सरकार केंद्र सरकार को कमज़ोर करना नहीं बल्कि राज्य सरकार को पावरफुल बनाने से मतलब है। ब्रूसलेस कैपिटल की अगर बात करें तो हियर अ सेपरेट गवर्नमेंट वाज फॉर्म वेयर बोथ कम्युनिटीज हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, ब्रूसलेस में भी एक सरकार बनाई गई जिसमें यहाँ पर भी दोनों समुदाय यानी कि डच और फ्रेंच के समुदाय के लोग हैं, उन्हीं को भी समान प्रतिनिधित्व मिला यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली। इसके अलावा एक और सरकार बनाएगी जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट, अ स्पेशल थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ वन लैंग्वेज कम्युनिटीज, डच, फ्रेंच और जर्मन, द टू हैंडल कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज इश्यूज। These can vote no matter where they live in Belgium। यहाँ पर एक अलग सरकार बनाई गई जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट यानी कि सामुदायिक सरकार। सरकार में एक विशेष तीसरा स्तर बनाया गया। यह भाषा डच भाषा, फ्रेंच भाषा और जर्मन के भाषा के लोगों द्वारा चुनी जाती थी। इसका काम कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करना या फिर उन पर वोट देना। इन्हें चुनाव में वोट देने वाले लोग बेल्जियम में कहीं पे भी रह सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो चुनाव होता है वो क्षेत्र के आधार पर होता है और यहाँ पर जो चुनाव है उसमें भाग लेने वाले भाषा के आधार पर है, चाहे वो उस अपने बेल्जियम में किसी भी क्षेत्र में रहते हों, लेकिन वो अपनी कम्युनिटीज़ को वोट दे सकते हैं। तो दोस्तों, बेल्जियम एक देश जहाँ पर भाषा को लेकर यहाँ पर भी तनाव था, लेकिन बहुमत को उन्होंने न स्वीकार करते हुए उन्होंने साझा अपनी पावर को शेयर करा, यानी कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने रखा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सभी मंत्रियों की संख्या चाहे वो सेंटर में हो या फिर पूरे देश में हो, उन्होंने अपने मंत्रियों की संख्या को इक्वल रखा और कम्युनिटी गवर्नमेंट की स्थापना करी और स्टेट पावर को और पावरफुल बनाया। इसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए, 4 तरह की यहाँ पर पावर शेयरिंग की बात की गई है: हॉरिजॉन्टल शेयरिंग, वर्टिकल शेयरिंग, कम्युनिटी शेयरिंग
एंड कोलिएशन गवर्नमेंट। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। भारत सरकार के जैसे अंग जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों अंग सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं पावर शेयरिंग का। पावर इज प्लेस्ड एट द सेम लेवल अमंग डिफरेंट ऑर्गन टू इंश्योर अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। पावर जो सेम लेवल पे दी जाती है अलग अलग इन अंगों को, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यहाँ पर कोई भी अंग किसी दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है, या कोई भी एक अंग दूसरे अंग के सबऑर्डिनेट नहीं है। यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इसका चेक एंड बैलेंस, यानी एक दूसरे को चेक भी करते हैं और बैलेंस बनाए रखते हैं सत्ता में। They check each other. No one became too powerful. Legislature, the body that make law. Executive, the body that implement and enforce law. Judiciary, the body that interprets the law and settle dispute. बहुत अच्छा कहा गया यहाँ पर कि जो लेजिस्लेचर है वो कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसका पालना करवाएगा या लागू करवाएगा, जुडिशरी कानून की व्याख्या करना या फिर जो भी विवादित मामले होते हैं उन पर फैसला लेने का काम जुडिशरी का रखा गया है। ये थी हमारी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब हम सीखते हैं वर्टिकल शेयरिंग। वर्टिकल शेयरिंग सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जैसे कि पंचायत, यहाँ पर पावर जो है वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रकार से डिवाइड की जाती है। यानी कि यहाँ पर पावर इक्वल नहीं है। जब इक्वल पावर नहीं होती यानी कि सबसे ज़्यादा पावर सेंटर की, उससे कम स्टेट की और सबसे कम लोकल गवर्नमेंट की। किस प्रकार से पावर की बात की गई है देखिए। राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार। केंद्र सरकार यह पूरे देश के लिए काम करती है, यानी कि बड़े फैसले लेती है, जैसे कि रक्षा का सौदा, विदेश मामले, विदेश नीति या फिर करेंसी जैसे मुद्दे होते हैं। ये बड़े मुद्दे होते हैं जिनका फैसला केवल केंद्र सरकार करती है। इसके बाद आती है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या फिर रीजनल गवर्नमेंट। यहाँ पर जैसे कि पुलिस, एग्रीकल्चर या फिर सड़कें, इस तरह के जो मुद्दे होते हैं उन्हें राज्य सरकार सॉल्व करती है या उन पर नियम बनाती है, उनका देखरेख करती है। इसके बाद आती है लोकल गवर्नमेंट जैसे कि पंचायत। भारत में जिला परिषद, तहसील या फिर पंचायत, ये सभी हमारी लोकल गवर्नमेंट के एग्जाम्पल हैं। शहर में ये हमारे छोटे मुद्दे को देखती है, जैसे कि सड़क, पानी, बिजली, इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट सॉल्व आउट करती है। भारत में यही व्यवस्था है। हमारे पास में केंद्र, राज्य और पंचायत है। सब अपने अपने काम है और कोई भी किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। यहाँ पर ये जो शेयरिंग है यह है वर्टिकल शेयरिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद हम सीखते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब है पावर टू स्पेशल ग्रुप। Community manage their own affairs, basis of communities, language, religious, culture, affair they handle, language, education and culture. Example, Belgium has 3 community government, French, Dutch and German. यहाँ पर हम देखते हैं एक कम्युनिटी गवर्नमेंट जो भाषा, धर्म या संस्कृति के आधार पर अपनी सत्ता को चुनते हैं, चाहे आप देश में कहीं पे भी रहते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें बेल्जियम में देखने को मिला। वहाँ पर 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट है, एक फ्रेंच भाषीय, एक डच भाषीय और जर्मन भाषीय। अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनते हैं, अपने आंतरिक मामलों को खुद संभालते हैं, जैसे उनके बच्चों की शिक्षा हुई, भाषा हुआ या फिर संस्कृति या फिर फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उन पर फैसला वो कम्युनिटी गवर्नमेंट लेती है। इसके बाद हम सीखते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट का मतलब है when no single party wins a majority of seats, 2 or more parties join together to form a government. They share power and divide ministerial position among themselves.
चौथा रूप कोलिनेशन गवर्नमेंट, यानी कि जिसे हम गठबंधन सरकार भी कहते हैं। ये तब बनती है जब किसी एक पार्टी को बहुमत यानी कि अधिक वोट नहीं मिल पाते हैं, आधी सीटें भी नहीं मिल पाती है। तब यहाँ पर जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर एक साथ सरकार बनाती है, इसे हम गठबंधन सरकार यानी कि कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। भारत में अक्सर किसी एक पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो यहाँ पर इस तरह की पार्टी देखने को मिलती है, जिसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार में सभी पार्टियां सत्ता को शेयर करती है और मंत्री पदों को भी शेयर करती है, कोई भी फैसला एक बड़ी सहमति से जिसे लिया सके। यह सत्ता की साझेदारी में एक बहुत व्यवहारिक रूप है जो सुनिश्चित करता है कोई भी पार्टी सब कुछ ना चला सके और सभी को बराबर, दोनों पार्टियों को बराबर अधिकार मिले। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की। रिकॉग्नाइज ऑल लैंग्वेज ग्रुप्स इक्वल, गिव ईच कम्युनिटी पावर ओवर इट्स ओन कल्चर, स्कूल एंड लैंग्वेज। भाषा के आधार पर सभी को समानता दी गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट में पावर दी गई कि आप अपने कल्चर से रिलेटेड, भाषा से आधार पर या फिर एजुकेशन से रिलेटेड अपने मुद्दों पर वोट दे सकते हैं या फिर उससे इश्यूज जो मामले हैं उनको सुलझा सकते हैं। प्रिवेंट द कंट्री फ्रॉम द स्प्लिटिंग अपार्ट, देश को टूटने से भी बचाया। मेड अ कॉम्प्लेक्स बट पीसफुल सिस्टम वेयर नो ग्रुप लेफ्ट आउट। देखिए, यहाँ पर जो बेल्जियम का जो मॉडल है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा गया, देखिए यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और इसके अलावा एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, जो कि आमतौर पर सभी देशों के लिए इस प्रकार का मॉडल अपनाया जाना संभव नहीं हो पाता है। तो वहीं पर बेल्जियम ने एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया, इसलिए इसे कहा गया है कॉम्प्लेक्स बट पीसफुल सिस्टम। कॉम्प्लेक्स है लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम के दौरान यहाँ पर शांति रही इस देश में, इसीलिए हमें चैप्टर पढ़ाया गया। इग्नोर तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर कम्प्लीटली। वहीं पर अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो देखिए, श्रीलंका में तमिल भाषा को इग्नोर किया गया पूरी तरह से। मेड Sinhalese is the only official language and Tamil lost job in the government. अगर केवल सिंहली भाषा को ऑफिशियल भाषा बनाया जाता है तो वहीं पर जो तमिल भाषी जो लोग हैं या फिर जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उन्हें सरकार में अपनी भाषा संबंधित किसी भी प्रकार का जॉब नहीं मिल पाएगा अगर वो केवल तमिल के अलावा किसी दूसरी भाषा को नहीं जानते हैं। गवर्नमेंट गिव प्रेफरेंस टू सिंहली स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी एंड द जॉब, और सरकार भी केवल उन्हीं लोगों को या उन्हीं विद्यार्थियों को एडमिशन देती है यूनिवर्सिटी और स्कूल में या फिर जॉब देती है जिन्हें सिंहली भाषा आती है। दीज लेड टू अ लॉन्ग सिविल वार, यह एक लंबे समय चला सिविल वॉर, यानी कि इसके चलते जब इन्हीं मुद्दों के चलते है आगे लोगों में असंतुष्टि हुई, लोगों में गुस्सा आया कि अपनी मांगों को लेकर उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा, तो आगे चलकर वो एक सिविल वॉर में चेंज हो गया। द कंट्री लॉस्ट प्रोग्रेस, मनी एंड पीस, और धीरे धीरे कंट्री ने अपनी प्रगति खोई, अपनी शांति खोई और आर्थिक रूप से भी उसे परेशानी का। आज हमने सीखा पावर शेयरिंग लोकतंत्र के लिए कितनी ज़रूरी होती है, इसके क्या सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं। हमने आज यह भी सीखा कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कम्युनिटी और कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट को बेल्जियम ने किस प्रकार से अपनी पावर शेयरिंग करी और शांति पाई। श्रीलंका ने बहुमत का यूज़ कर उसे गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। आज हमने इस चैप्टर में ये सभी चीज़ें सीखी हैं कि पावर शेयरिंग समाज में शांति लेके आता है, सद्भाव लेके आता है, स्थिरता लेके आता है और तनाव से बचाता है। और अगर ये चीज़ें होती है तो देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से प्रगति करता है। आइए अब हम सीखेंगे MCQs। विच टू लैंग्वेज हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द स्पीकर इन बेल्जियम। सबसे ज़्यादा बेल्जियम में कौन सी दो भाषाएं बोली जाती है, तो वो है डच और फ्रेंच।
सेकेंड क्वेश्चन, मेजोरिटिज्म लेड टू सिविल वॉर, ऐसा कौन सा देश है जिसने बहुमत को अपनाया और वहां पर क्या हुआ, तो वहां पर सिविल वॉर हुआ था। तो ऐसा कौन सा देश है, वो देश है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज इलेक्टेड बाय, कम्युनिटी गवर्नमेंट को किसके द्वारा चुना जाता है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट ऐसे लोग जो डच भाषीय, फ्रेंच भाषीय या फिर जर्मन भाषीय लोग हैं, तो ये लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन बेल्जियम हु इलेक्टेड द कम्युनिटी गवर्नमेंट, क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट का चुनाव कौन से लोग करते हैं, तो वो डच, फ्रेंच और जर्मन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फ्रेंच एंड डच लैंग्वेज आर स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, फ्रेंच और डच भाषा बोली जाने वाला ऐसा कौन सा देश है, तो बेल्जियम के अंदर ये दोनों भाषाएं बोली जाती है। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेम लेवल, एग्जाम्पल ऑफ, सेम लेवल पर अगर बात की जाए तो वो सेम लेवल पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यहाँ पर जो हमें एग्जाम्पल दिखता है वो एक हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, द तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका आर नोन एज, जो तमिल नेटिव यानी जो तमिल मूल के, जो श्रीलंका के तमिल मूल के जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, वो श्रीलंकन तमिल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, when power is shared between higher and lower tiers of the government this is known, जब पावर शेयरिंग अलग अलग लेवल पे की जाती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अधिक पावरफुल है, स्टेट गवर्नमेंट और फिर उससे नीचे लोकल गवर्नमेंट, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल होता है ये होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग, जैसा कि भारत सरकार में इस प्रकार के एग्जाम्पल वर्टिकल शेयरिंग देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच मेजर सोशल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट शेयर इन पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका में सबसे अधिक ऐसा कौन से पॉपुलेशन के लोग हैं, तो वो सिंहली भाषा के लोग सबसे अधिक संख्या में है। चेक एंड बैलेंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट रेफर टू, चेक एंड बैलेंस का जो एग्जाम्पल होता है वो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग में हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, which group in Belgium society were relatively rich and powerful even though they were fewer in number, ऐसा कौन सा समुदाय है जो संख्या में कम होने के बावजूद भी रिच और पावरफुल है, तो इसका आंसर है फ्रेंच भाषा बोलने वाले कम्युनिटी के लोग। क्वेश्चन नंबर 12, इन श्रीलंका द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग टू विच एथनिक ग्रुप, क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो ऐसा कौन सा एथनिक ग्रुप है जो पॉपुलेशन में ज़्यादा है, तो इसका आंसर है सिंहली। विच टू सब ग्रुप फॉर्म द तमिल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, अब यहाँ पर सब ग्रुप की बात की गई है, तो आपने देखा होगा सिंहली है और उसके बाद में दूसरा कैटेगरी एक तमिल भाषा लोगों की है, तो यहाँ पर श्रीलंका तमिल एंड इंडियन तमिल ये वो दो सब ग्रुप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, श्रीलंका गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन विच ईयर, श्रीलंका को ब्रिटिशों से आज़ादी किस समय मिली थी, आंसर है 1948। क्वेश्चन नंबर 15, विच श्रीलंका इथेनिक ग्रुप फॉट अ सिविल वार फॉर अ सेपरेट होमलैंड, ऐसा कौन सा समुदाय है इथेनिक ग्रुप का जिसने लड़ाई सिविल वॉर जिसकी वजह से हुआ था, जो श्रीलंकन तमिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब अ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का हमें यहाँ पर देखने को एग्जांपल मिलता है, द पावर इज डिवाइड बिटवीन सेंट्रल एंड रीजन गवर्नमेंट, यानी कि जब पावर को हम सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट में बांटते हैं, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अलग अलग बांटते हैं, तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है फेडरल गवर्नमेंट का। अब हम सीखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीजनल गवर्नमेंट इन इंडिया इज आल्सो नोन एज, रीजनल गवर्नमेंट जिसको हम क्षेत्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
What do you the story from the Belgium and Sri Lanka help us to understand? बेल्जियम और श्रीलंका की जो एक कहानी है वो हमें क्या सिखाती है? तो हमें बताती है हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड ऑफ पावर शेयरिंग, किस प्रकार से लोकतंत्र की जो मांग है पावर शेयरिंग ये हमें बताती है। क्वेश्चन नंबर 3, बेल्जियम इज स्मॉलर इन एरिया देन विच इंडियन स्टेट? यहाँ पर बोला गया है बेल्जियम जो छोटा है किससे? भारतीय स्टेट से कंपैरिजन किया गया है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिससे छोटा है वो? तो हरियाणा से भी छोटा, यहाँ पर ही कहा गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ बेल्जियम पॉपुलेशन लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच? तो बेल्जियम में वो कितनी पॉपुलेशन है जो डच भाषा बोलती है? तो 59% जो लोग हैं डच भाषी लोग हैं। और वहीं कैपिटल की अगर बात की जाए ब्रुसेल्स की, तो वहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 80% है। क्वेश्चन नंबर 6, द रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियम एंड फ्रेंच स्पीकर्स स्पीक विच लैंग्वेज? केवल 1% भाषा बोलने वाले, केवल 1% जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो हैं जर्मन भाषी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, इन बेल्जियम विच कम्युनिटीज वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल डिस्पाइट बीइंग अ माइनॉरिटी? संख्या में कम होने के बावजूद भी ऐसा कौन से लोग हैं भाषी समुदाय के लोग जो रिच और पावरफुल हैं? तो वो लोग हैं फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच भाषा बोलने वाले। ड्यूरिंग विच decades did tension rise between Dutch speaking and French speaking communities in Belgium? यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया decades जिसका मतलब होता है दशक यानी 10 सालों का समय। तो वो 10 साल थे 1950 से लेकर 1960 तक। तो इस समय में सबसे अधिक टेंशन रही थी श्रीलंका में, बेल्जियम में। What percentage of Belgium population live in Flemish region and speak Dutch? बेल्जियम में अगर बात की जाए तो फ्लैमिश रीजन के अंदर डच भाषा बोलने वाले लोग हैं 59%। क्वेश्चन नंबर 10, श्रीलंका इज लोकेटेड ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट? श्रीलंका भारत के किस राज्य के निकट है? तो तमिलनाडु जो राज्य है उसके निकट श्रीलंका है। व्हाट परसेंटेज ऑफ श्रीलंका पॉपुलेशन आर सिंहली स्पीकिंग? तो कितने लोग हैं करीब सिंहली भाषा बोलने वाले? 74%। वेयर आर द श्रीलंकन तमिल्स मेनली? तो ज़्यादातर वो नॉर्थ और ईस्ट देश के हैं, देश के नॉर्थ और ईस्ट भाग के हैं। मोस्ट सिंहली स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका फॉलो विच रिलीजन? तो ज़्यादातर जो सिंहली भाषा के लोग हैं वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट तमिल स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर आइदर हिंदू और मुस्लिम? ज़्यादातर जो तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम हैं। क्वेश्चन नंबर 15, in 1956 an act was passed in Sri Lanka recognized which language as the only official language? तो केवल सिंहली को ऑफिशियल भाषा घोषित किया गया था 1956 में। तो आंसर आपका है सिंहली। हाउ मैनी टाइम्स वाज द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू वर्क आउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट? तो लगभग कितनी बार उसे चेंज किया गया था पावर शेयरिंग के लिए? तो पावर शेयरिंग की व्यवस्था करने के लिए लगभग 4 बार उसे चेंज किया गया था। तो आंसर है 4 टाइम। फॉर इलेक्टिंग द कम्युनिटी गवर्नमेंट वेयर डू द वोटर्स लिव? तो कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनने वाले लोग कहाँ के होंगे? तो देखिए, नो मैटर वेयर दे लिव इन द कंट्री, यह मायने नहीं रखता कि वो कहाँ रहते हैं, यानी वो बेल्जियम में कहीं पर भी किसी भी राज्य में रहें और वो अपने समुदाय के प्रति वोट देने का उनको अधिकार होता है, चाहे वो कहीं पर भी रहे। विच सिटीज वार चूजन एज द हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो यूरोपियन यूनियन ने अपना हेड क्वार्टर कहाँ चुना? वहाँ जगह का नाम है ब्रुसेल्स। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एमसीक्यूज़ के साथ में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं।
क्वेश्चन को किस तरह से अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, तो ये भी मैंने इसके अंदर शो करा है। चैनल पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए।